AIATS 02 बायोलॉजी सेकेंड पार्ट और सेक्शन ए। तो देखो बेटा, पेपर के साथ बैठो, PDF रहेगा तुम्हारे साथ, अच्छा है। तो देखो बेटा, सेक्शन ए में जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 है द सब्सटेंस गिवन टू कैंसर पेशेंट्स इन ऑर्डर टू एक्टिवेट देयर इम्यून सिस्टम एंड डिस्ट्रॉय ट्यूमर इज। ठीक है, तो ट्यूमर को डिस्ट्रॉय करने के लिए कैंसर के पेशेंट को क्या दिया जाता है जो कि उसके इम्यून सिस्टम को जो है वो बूस्टअप करता है। एनसीईआरटी की लाइन है, एनसीईआरटी में केमिस्ट्री, एनसीईआरटी में जहाँ कैंसर का ट्रीटमेंट बताया जा रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे ये बातें बताई गई हैं। ठीक है, अल्फा इंटरफेरॉन, यस वेरी गुड। तो कितने लोगों ने ठीक किया? अल्फा इंटरफेरॉन, अल्फा इंटरफेरॉन्स है ना। तो अल्फा इंटरफेरॉन्स जो है ये दिया जाता है जिससे कि क्या होता है, इम्यून सिस्टम बूस्टअप करता है और फिर ट्यूमर को वो डिस्ट्रॉय ज़्यादा तेजी से करता है। ओके, देन इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। ओके, जरा क्वेश्चन नंबर 1 में जो बाकी ऑप्शन है उनको भी देख लो। इंटरल्यूकिन्स, ठीक है, ये सब जो है इन्फ्लेमेशन के टाइम पे ये सब प्रोड्यूस होते हैं, तो ये सब आउट ऑफ सिलेबस है तुम्हारे, आउट ऑफ एनसीईआरटी है, हालांकि वो ऑप्शन में दे दिया गया है। ठीक है, उससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा हिस्टामीन, तो हिस्टामीन तुम्हें पता है मास सेल से सिक्रीट होता है, और कहाँ पे आ रहा था तुमने इसका? एनसीईआरटी में एलर्जी में पढ़ा है तुमने कि हिस्टामीन सिक्रीट होते हैं, सेरोटोनिन सिक्रीट होता है, वहाँ पे एलर्जिक सिम्टम्स आते हैं जैसे अभी मुझे याद है ना, और मेरी तबीयत थोड़ी सी गड़बड़ है। चलो, इसका इसमें एक ऑप्शन दिया मॉर्फिन, तो मॉर्फिन कहाँ आता है भाई? मॉर्फिन जो है वो हमारे ड्रग्स, जो ओपियोइड क्लास के ड्रग्स है, तो वहाँ पे पढ़ा है पापावर सोमनीफेरम, यस वेरी गुड। तो चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है टोबैको स्मोक कंटेन्स कार्बन मोनोऑक्साइड विच। अब इनमें से क्या करता है कार्बन मोनोऑक्साइड भाई? कितने लोगों ने कार्सिनोजेनिक कर दिया है? कार्बन मोनोऑक्साइड कैंसर कॉज करता है? नहीं भाई, कार्बन मोनोऑक्साइड से कैंसर कॉज नहीं होता, जिन लोगों ने ये कर दिया है। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट, रिड्यूसेस द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड। क्यों भाई, क्यों ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ब्लड की कम कर देता है? क्योंकि हीमोग्लोबिन के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड जुड़ के इरिवर्सिबली, समझ लो इसको, एक साइड में रिएक्शन जा रही है, सिर्फ फॉरवर्ड में जा रही है, तो इसे बनता है यहाँ पे कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन नाम का कंपाउंड बन रहा है, और ये कंपाउंड जो है ये स्टेबल है। ठीक है, तो ये ब्रेक नहीं हो रहा कि वापस से ब्रेक हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड अलग हो जाएगी और हीमोग्लोबिन अलग हो जाएगी, ऐसा नहीं हो रहा है। और इस वजह से हीमोग्लोबिन खाली नहीं रह रही कि वो ऑक्सीजन को जो है कैरी करे, तो इसीलिए ऑक्सीजन की जो कैरिंग कैपेसिटी होनी चाहिए हीमोग्लोबिन के पास, अब वो कम हो जा रही है बिकॉज ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। समझ गए ना, प्रोडक्ट बनना है। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। ओके, कितने लोगों ने गैस्ट्रिक अल्सर कॉज करा दिया है? गैस्ट्रिक अल्सर तुमने पढ़ा है एनसीईआरटी में, जहाँ पे निकोटीन के बारे में बताया जा रहा है कि टोबैको में जो है वो निकोटीन है और उसकी वजह से जो है वो क्या क्या डिजीजेस हो रही हैं, तो वो बताया गया है। टोबैको स्मोक से जो डिजीजेस है वहाँ बताया गया है, गैस्ट्रिक अल्सर भी होता है वहाँ पे। ओके, तो टोबैको स्मोक के जो है टोबैको स्मोक में जो निकोटीन पाया जा रहा है उससे हो रहा है वो सब चीज़ें। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, रेजेस ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर रेज करने वाला भाई टोबैको स्मोक ब्लड प्रेशर रेज करता है, लेकिन टोबैको स्मोक में कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है वो ब्लड प्रेशर रेज नहीं करती। कौन करता है? निकोटीन। कैसे? तो याद करो, जब वहां पे पढ़ा है कि टोबैको से जो क्या क्या आता है भाई, टोबैको में जो निकोटीन है, ये निकोटीन जब स्मोक के थ्रू या च्युइंग के थ्रू ब्लड में जब पहुंचा तो ये कहाँ पे जाके एक्ट करता है भाई? एड्रीनल ग्लैंड पे, एड्रीनल ग्लैंड पे एक्ट करता है, और उसके बाद एड्रीनल ग्लैंड से निकलते हैं कुछ ये हार्मोन, एड्रीनलिन, नॉर एड्रीनलिन, और ये एड्रीनलिन नॉर एड्रीनलिन जाके हार्ट रेट को बढ़ा रहे हैं, ब्लड प्रेशर को बढ़ा रहे हैं, ठीक है, टैकीकार्डिया हो रहा है, हाइपरटेंशन हो रहा है, इनकी वजह से हो रहा है। ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड का इसमें रोल नहीं है, ठीक है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड कार्सिनोजेनिक नहीं है, तो इसका आंसर हो जाता है फर्स्ट, रिड्यूसेस द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड बिकॉज इट इज फॉर्मिंग अ कंपाउंड विच इज कॉल्ड कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन विच इज अ स्टेबल कंपाउंड। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। चलो इसको देखो, स्मोकिंग एडिक्शन इज हार्मफुल बिकॉज इट प्रोड्यूसेस पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स विच कॉजेस। वेरी गुड, तो यही है टोबैको में, टोबैको के स्मोक में जो कि कॉज कर रहा है कैंसर। क्या है वो? पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो जितने लोग को ये एक गलत कॉन्सेप्ट माइंड में चल रहा है कि निकोटीन की वजह से कैंसर हो रहा है, निकोटीन की वजह से कैंसर हो रहा है, नहीं,
निकोटीन की वजह से कैंसर नहीं हो रहा है, कई बार बता चुका हूं, फिर से बता रहा हूं, निकोटीन की वजह से कैंसर नहीं हो रहा है। टोबैको में जो बाकी कुछ और केमिकल्स हैं वो कार्सिनोजेनिक एजेंट है, उनकी वजह से कैंसर हो रहा है। तो जिनमें से क्लास ये बताई जा रही है पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है, जो कि स्मोकिंग में प्रोड्यूस हो रहे हैं। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। यस, वेरी गुड, आंसर इज थर्ड, कैंसर। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। डैश इज अ सीएनएस स्टिमुलेंट एज इट इंटरफेयर्स विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर डैश। तो इसमें भाई बताना है कि पहले में कौन सा ड्रग है। ओके, 4 ऑप्शन है, तो 2 ऑप्शन में कोकीन लिखा है, 2 ऑप्शन में बार्बिट्यूरेट लिखा है। तो पहले तो ये बताओ कोकीन और बार्बिट्यूरेट में कौन सा स्टिमुलेंट है और कौन सा डिप्रेसेंट है। यस, वेरी गुड। तो कोकीन जो है वो हमारा सीएनएस को स्टिमुलेट करता है और बार्बिट्यूरेट जो होता है वो हमारे सीएनएस को डिप्रेस करता है। और सिर्फ बार्बिट्यूरेट ही नहीं, बेंजोडाइजेपिन, एक निमोनिक बताया है तुम लोगों को, बीबीडी, है ना। बीबीडी क्या है? बार्बिट्यूरेट्स और बेंजोडाइजेपिन, और इसके बाद डिप्रेसेंट, ठीक है बेटा। तो ये होते हैं भाई, ये दोनों डिप्रेसेंट है, हमारी एनसीईआरटी में दोनों का नाम लिखा हुआ है ड्रग्स वाले टॉपिक में, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, ठीक है बेटा। तो मैंने तुम्हें पढ़ाते समय बताया है कि देखो भाई, डॉक्टर्स ज्यादातर इस्तेमाल इसका करते हैं, बेंजोडाइजेपिन का ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है बार्बिट्यूरेट्स के कंपैरिजन में, ठीक है। डिप्रेसेंट, जब डिप्रेस करना हो, बॉडी के फंक्शंस को डिप्रेस करना हो। ओके, तो दूसरा और चौथा ऑप्शन तो नहीं है ना, सेकंड और फोर्थ ऑप्शन नहीं है, तो बचता है पहला और तीसरा ऑप्शन। ओके, नाउ इसके बाद कह रहा है कि चलो फिल करते हैं। तो कोकीन इज अ सीएनएस स्टिमुलेंट एज इट इंटरफेयर्स विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर। नाउ कौन से न्यूरोट्रांसमीटर के साथ इंटरफेयर कर रहा है भाई? डोपामीन। यस, वेरी गुड। तो आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड। बहुत बढ़िया, चलो आगे बढ़ते हैं। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के क्वेश्चन एक्सप्लेन करा रहा हूं और मेरी हेल्थ जो है थोड़ी सी गड़बड़ रखी है। कोई बात नहीं, हेल्थ खराब होगी तो तुम नहीं पढ़ते हो, लेकिन हम तो पढ़ाएंगे भाई, है ना। तुम मत पढ़ो, हमेशा कुछ ना कुछ बहाना देके पढ़ाई छोड़ देनी है ना। इसके बाद देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 5, तो जो लोग पढ़ रहे हैं वो लोग देखें। क्वेश्चन नंबर 5, शॉर्ट लिव्ड इम्यूनिटी एक्वायर्ड फ्रॉम मदर टू फीटस अक्रॉस प्लेसेंटा और थ्रू मदर्स मिल्क टू द इन्फेंट इज कैटेगराइज्ड एज। बताओ भाई कहां पे रखा जाएगा इसे, बोलो। तो कितने लोगों ने इसका चौथा ऑप्शन कर दिया है, इनेट नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी? बताओ भाई, हाँ, कितने लोगों ने इसका तीसरा किया है और कितने लोगों ने इसका पहला कर दिया है? इसका आंसर क्या होगा? वेरी गुड, सेकंड ऑप्शन, पैसिव इम्यूनिटी। क्यों पैसिव इम्यूनिटी है? पैसिव इम्यूनिटी का क्या मतलब होता है भाई? एंटीबॉडी बॉडी के बाहर बनी। भाई जिस भी पर्सन को एंटीबॉडी प्रोटेक्शन देने का काम कर रही है, तो उस बंदे के बॉडी के अंदर बनी है वो एंटीबॉडी या उस बंदे की बॉडी के बाहर बनी है? तो अगर उसके अंदर बनी है तो वो क्या हो जाती है? एक्टिव इम्यूनिटी। और अगर उसके बाहर बनी है और उसमें डाली गई है तब जाके प्रोटेक्शन दे रही है, तो ये क्या हो जाती है? पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है। तो यहां पे क्वेश्चन में बोला है कि देखो, मदर से फीटस को जा रही है क्रॉस प्लेसेंटा और मदर के मिल्क से इन्फेंट को मिल रहा है। तो भाई इम्यूनोग्लोबुलिन है ना, और प्लेसेंटा को क्रॉस करके जाती है IgG वाली, याद आ रहा है? यस। और कोलेस्ट्रम में जो प्रीडोमिनेंट जो एंटीबॉडी है वो कौन सी है? IgA, ठीक है। तो ये इम्यूनोग्लोबुलिन है, एंटीबॉडी है भाई। तो ये ट्रांसफर की जा रही है, तो पैसिव है, क्योंकि बच्चे की बॉडी में नहीं बन रहा है, फीटस की बॉडी में नहीं बन रहा है, तो पैसिव है ये, ठीक है। अच्छा, इनेट नॉन स्पेसिफिक, भाई नॉन स्पेसिफिक जो है इसको नहीं बोल सकते क्योंकि एंटीबॉडी है ना। एंटीबॉडी को नॉन स्पेसिफिक में कहां रख दोगे तुम? बोलो। एंटीबॉडी जो है वो स्पेसिफिक होती है ना, पढ़ा है ना, स्पेसिफिसिटी होती है, एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर होता है, उसमें देखा है कांस्टेंट रीजन है, वेरिएबल रीजन है। चलो, तो इसलिए चौथा आंसर नहीं है, सेकंड आंसर है पैसिव इम्यूनिटी। वेरी गुड, चलो आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, एट विच स्टेज ऑफ HIV इन्फेक्शन डज वन यूजुअली शो सिम्टम्स ऑफ एड्स? तो भाई एड्स के सिम्टम्स कब आते हैं? एड्स के सिम्टम्स? एड्स के सिम्टम्स आएंगे जब हमारे इम्यूनिटी प्रोवाइड करने वाले जो बहुत इंपॉर्टेंट सेल हैं जिन्हें बोलते हैं टी हेल्पर सेल, जो कि बी लिम्फोसाइट की हेल्प करते हैं एंटीबॉडी का
प्रोडक्शन करने में जब इनका नंबर कम होने लगता है, जब इनका नंबर गिरने लगता है, तब सारी प्रॉब्लम शुरू होती है। क्योंकि तब जो इन्फेक्शन लग रहे होते हैं उस इन्फेक्शंस के अगेंस्ट एंटीबॉडी ठीक से प्रोड्यूस नहीं हो पा रही होती है, और इस वजह से क्या होता है कि अब सिम्टम आने शुरू हो जाते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वजह सिम्टम आने की एड्स में यही है कि अब उसके टी हेल्पर सेल का नंबर इतना कम होने लगा है कि एंटीबॉडी का प्रोडक्शन जो बी सेल से होना था वो कम हो रहा है। बहुत बढ़िया। चलो, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, बताओ भाई? चौथा, वेरी गुड। व्हेन एचआईवी रेप्लिकेट्स रैपिडली इन हेल्पर टी लिम्फोसाइट एंड डैमेजेस लार्ज नंबर ऑफ दीज। ठीक है, कह रहा है कि टी लिम्फोसाइट, टी हेल्पर लिम्फोसाइट जो है उनमें इन्फेक्ट किया है, रैपिडली वहाँ पे रेप्लिकेट कर रहा है और बहुत सारे लोगों को मार दिया है, बहुत सारे टी हेल्पर सेल को मार दिया, और जब बहुत सारे को मार दिया है तो उसकी वजह से प्रॉब्लम ये हो रही है कि अब जो इन्फेक्शंस लग रहे हैं उन इन्फेक्शंस के अगेंस्ट बी सेल, बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी ठीक से नहीं बना पा रहे और फिर सिम्टम्स आना शुरू हो जा रहे हैं। चलो, तो नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 7। इंटरनल ब्लीडिंग, मस्कुलर पेन, फीवर, अनीमिया आर द कॉमन सिम्टम ऑफ। बताओ भाई, कितने लोगों ने एलिफेंटियासिस मार दिया है? हाँ, तो एनसीईआरटी पढ़ना शुरू करो। ठीक है बेटा, बहुत ज़्यादा देखो, यहीं पे सारा एमबीबीएस नहीं कर लोगे, ठीक है ना, यहाँ पे एनसीईआरटी पढ़ लो। वो एमबीबीएस की जो बुक्स की जो चीज़ें हैं ना, जो किताबें जो और बाकी बातें हैं ना, उनको कॉलेज में ही पढ़ना, तब वहाँ पढ़ोगे नहीं तब छोड़ दोगे। वहाँ पे क्या करोगे, फिर पतली पतली बुक लेके आओगे एग्जाम पास करने के लिए। तो यहाँ क्या है ना, एनसीईआरटी पढ़ो। तो चलो देखो बेटा, आगे देखो, इंटरनल ब्लीडिंग, मस्कुलर पेन, फीवर, अनीमिया, भाई किसके कॉमन सिम्टम है? एस्कैरियासिस। हाँ बताओ, यस वेरी गुड, एस्कैरियासिस। भाई एनसीईआरटी की लाइन है ये, साफ साफ सीधी सीधी, ज़्यादा कुछ सोचना ही नहीं है। बहुत ज़्यादा यहाँ देखो, अपने आप को अभी से जो है बहुत ज़्यादा उस एक्सपर्टाइज में मत घुसाया करो, क्या हो सकता है क्या हो सकता है, चुपचाप सीधा सीधा दिया है, उसको याद किया है ना, जब एक बार समझना था तो समझा। और क्वेश्चन करते समय यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सीधे सीधे आते हैं, तो ये सीधा सीधा दिख रहा है, एस्कैरियासिस है। भाई रिंग वर्म में ऐसा कुछ नहीं होता, निमोनिया में ऐसा कुछ नहीं हो रहा, ठीक है, निमोनिया में यस फीवर होता है, पर भाई ज़्यादातर इन्फेक्शन में फीवर होता ही होता है। ठीक है, चलो मैं तुम्हें समझा चुका हूं कि कैसे सिम्टम से पहचानना होता है। इनकेस अगर कभी कल को सोचना पड़ ही जाए, इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए, तो तुम जानते हो कि क्या करना है। चलो नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 8। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग पैथोजन। पैथोजन के रिगार्डिंग क्या ट्रू है? पहला दिया है कि दे कॉज मॉर्फोलॉजिकल एंड फंक्शनल डैमेज इन द होस्ट। वेरी गुड, मैंने तुम लोग को बताया है, मैंने कहा इसको मार्क करो, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। मैंने तुम्हें समझाया, बताया और फिर बुक में मार्क तक करा दिया। इतना कौन कराता है, पर इतना कराया है, और उसके बाद भी अगर तुम इसे गलत करो तो भाई रहने दो, तुम जो है फिर कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। बात समझ में आ रही है? इसलिए ज़रा क्वेश्चन को फिर से देखो, ट्रू बताना है, तो पहला तो ट्रू दिख ही रहा है ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, दे जनरली इंटर द स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू ब्लड। कह रहा है कि ब्लड के थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन जो है उसमें जनरली इंटर करते हैं पैथोजन। ऐसा जरूरी थोड़ी ना है कि स्मॉल इंटेस्टाइन से ही एंटर करेंगे। अरे भाई हमने देखा है कि जो फूड एंड वाटर बॉर्न डिजीजेज हैं वो गट से जो है, जब पैथोजन, उनका पैथोजन गट से जा रहा है और फिर वहां से जाके इन्फेक्शन कर रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि बाकी जो डिजीज है, अब जैसे वेक्टर बॉर्न डिजीज है, वेक्टर बॉर्न डिजीज वाला कहाँ से इन्फेक्ट कर रहा है भाई? वेक्टर आ रहा है और बाइट कर रहा है और उसके बाद पैथोजन सीधे ब्लड में चला जा रहा है। तो वो कहाँ गया? वहां पे गट में कहाँ गया भाई? स्मॉल इंटेस्टाइन में कहाँ गया? और एयरबॉर्न डिजीज है, तो एयरबॉर्न डिजीज, तो निमोनिया क्या स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके हुआ है क्या? अरे एल्विलाई में गई ना, एल्विलाई में गई है और वहां से हो गया इन्फेक्शन। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए ये वाली बात तो जो है ये हमारी गलत दिख रही है। ओके, देन इसके बाद तीसरा बोल रहा है, इन सीवियर केसेस ऑफ निमोनिया द लिप्स एंड फिंगर नेल्स टर्न्स रेड टू ब्लूइश इन कलर। नहीं, रेड टू ब्लूइश नहीं इसको बोलेंगे, इसको बेटर हम ये बोलेंगे कि भाई ग्रे टू ब्लूइश इन कलर, ये बोलना ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, देन इसके बाद जो है, राइनो वायरसेस ओनली इन्फेक्ट द लंग्स। तो देखो भाई, राइनो वायरसेस जो होते हैं वो लंग्स को इन्फेक्ट नहीं करते, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम को इन्फेक्ट करते। तो हमारी एनसीईआरटी की लाइन क्या कहती है? एनसीईआरटी की लाइन कहती है कि भैया देखो, नोज है और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है,
इसी को ये लोग जो है, ये हमारे जो भाई साहब लोग हैं, कौन है ये, राइनो वायरस, तो ये लोग जो है इन्फेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इसलिए चौथा भी गलत दिख रहा है, तो पहला वाला सही है, यस, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नाउ इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9। ओके, वेयर विल यू लुक फॉर द स्पोरोजोइट ऑफ मलेरियल पैरासाइट। बहुत बढ़िया, मलेरियल पैरासाइट के स्पोरोजोइट को कहाँ तुम जो है वो पाओगे, कहाँ देखोगे, कहाँ, अगर मान लो तुम्हें स्लाइड बनानी हो, स्टडी करना हो स्पोरोजोइट पे, तो कहाँ देखोगे भाई? वहां देखोगे जहां वो पाया जाता है, जो उसका स्टोरेज हाउस है। बोलो, तो उसका स्टोरेज हाउस क्या है? सेलेवरी ग्लैंड ऑफ मॉस्किटो, और मॉस्किटो के सेलेवरी ग्लैंड से जो सलाइवा निकल रहा है उसमें स्पोरोजोइट आता है। तो इसीलिए जो है हम एक इन्फेक्टेड फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो का सलाइवा देखेंगे, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट। वेरी गुड। नाउ इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ डिजीज इज वायरल एज वेल एज ट्रांसमिटेड बाय मॉस्किटोज। क्वेश्चन कह रहा है कि वायरल भी है और मॉस्किटो से भी होती है। तो पहला देखते हैं, तो इंसेफेलाइटिस है एंड स्लीपिंग सिकनेस है। ओके, वेरी गुड। तो स्लीपिंग सिकनेस जो है वो मॉस्किटो से नहीं हो रही, ठीक है। इंसेफेलाइटिस यस हो रही है। चिकनगुनिया वायरल डिजीज है, और इसके बाद ये मॉस्किटो से हो रही है, पर इसके साथ स्लीपिंग सिकनेस दे दिया है। ओके, अच्छा, स्लीपिंग सिकनेस का पैथोजन तुम सब लोग को पता है ना, वो हमारा प्रोटोजोन है, ट्रिपैनोसोमा, ठीक है, गैम्बियंस। तो खैर ये वायरल पूछ रहा है ना। इसके बाद तीसरा ऑप्शन दिया है एलिफेंटियासिस एंड डेंगी। तो एलिफेंटियासिस का भाई हमारा जो है वर्म है, क्या नाम है? वुचरेरिया। यस, वेरी गुड। फाइलेरियासिस का वुचरेरिया, बेनक्रॉफ्टी और मलाई। यस, वेरी गुड। देन दूसरा वहां दिया है डेंगी। तो ठीक है, डेंगी वायरल डिजीज है और मॉस्किटो से भी होती है, पर इंसेफेलाइटिस वायरल नहीं है, मॉस्किटो से भले होती है। चौथा दिया है चिकनगुनिया एंड डेंगी। यस, वेरी गुड। कितने लोगों ने सही किया है? तो चिकनगुनिया एक वायरल डिजीज है, बहुत बढ़िया। और इसके अलावा जो है डेंगी भी एक वायरल डिजीज है, और दोनों ही मॉस्किटो से होती है। वेक्टर बॉर्न डिजीजेस। यस, वेरी गुड। वेक्टर बॉर्न डिजीजेस, मैंने कहा है तुमसे, बड़ा इंपॉर्टेंट है वेक्टर बॉर्न डिजीजेस का जो क्लासिफिकेशन है, मैंने तुमसे बताया है। मैंने तुम्हें बताया है कि जो है भाई हमारी बुक में जो दिए हुए हैं, एक तो हमारा दिया हुआ है क्या? फाइलेरियासिस वेक्टर बॉर्न डिजीज में रखा जाता है, मलेरिया वेक्टर बॉर्न डिजीज में रखा जाता है, ठीक है। इसके अलावा डेंगी वेक्टर बॉर्न डिजीज में आ गया है, चिकनगुनिया वेक्टर बॉर्न डिजीज में आ गया है। बहुत बढ़िया। क्यों? क्योंकि इन सब जगह वेक्टर इन्वॉल्व है, और वेक्टर क्या है इन चारों जगह? इन चारों जगह वेक्टर है हमारा मॉस्किटो। ओके, तो कोई बोलेगा मॉस्किटो बॉर्न डिजीज बोले, नहीं नहीं, मॉस्किटो बॉर्न डिजीज नहीं बोलते, वेक्टर बॉर्न डिजीज बोलते हैं, ठीक है बेटा। चलो इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो गया 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाओ भाई। क्वेश्चन नंबर 11 मैचिंग। बहुत बढ़िया, सबसे अच्छा क्वेश्चन तो यही होता है, मैचिंग वाला, और बहुत आसान है इसको मैच करना। चलो, ये तो मुझे लगता है ये आया हुआ क्वेश्चन है भाई, ये तो आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखो भाई, क्वेश्चन इसमें मैच करो जरा। तो ए का अमीबियासिस का कर देंगे 2, यूज ओनली स्टरलाइज्ड फूड एंड वाटर। दो ऑप्शन में दिया है, पहले और तीसरे में। चलो इसके बाद चलो बी देखते हैं, डिप्थीरिया। ओके, एक में डिप्थीरिया, डीपीटी वैक्सीन। यस, वेरी गुड। तो डीपीटी वैक्सीन हम डिप्थीरिया कर लेंगे। डीपीटी वैक्सीन का क्या मतलब है? एक कॉम्बिनेशन वैक्सीन है। डीपीटी वैक्सीन कैसी है? कॉम्बिनेशन वैक्सीन है। तो कॉम्बिनेशन वैक्सीन में डीपीटी में, डीपीटी का मतलब क्या है? डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटेनस। डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटेनस कॉम्बिनेशन वैक्सीन है ना बेटा? यस, वेरी गुड। तो ये थोड़ा इसका फुल फॉर्म याद रखो। तो डीपीटी वैक्सीन दी जाती है डिप्थीरिया में। बहुत बढ़िया। तो वो दिया है हमारे कौन से ऑप्शन में? पहले ऑप्शन में दिया है, बस आंसर हो गया, सी का चौथा। ओके, यूज ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी। यस, कॉलेरा में देखो बेटा क्या होता है, लूज मोशंस, वॉमिटिंग्स, मेनली वॉमिटिंग, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो रही है कॉलेरा में, तो उसकी वजह से डिहाइड्रेशन हो जा रहा है। तो उसको रिहाइड्रेट करने के लिए हम लोग रिहाइड्रेशन थेरेपी देते हैं, ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी। सबको पता है भाई, बचपन से अगर दूरदर्शन तुमने देखा होगा, वैसे तो बाकी पे भी आता ही है, बाकी जो प्राइवेट चैनल्स है उस पर भी ऐड दिखाते हैं, ORS है ना, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट। तो ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट बोलता है कि ये पूरा पाउच लो और 1 लीटर पानी में जो है इसको मिक्स करो और उसको पिलाते रहो। तो जिसको भी पानी की कमी होती है, डिहाइड्रेशन होता है, उसको पिलाया जाता है।
तो कुछ लोग को जो है वो ग्लूकॉन डी पीना ज़्यादा पसंद आता है। नहीं बेटा, जब डिहाइड्रेशन हो तो ये जो इस तरह की चीज़ें नहीं, चुपचाप जो है ORS लिया करो, ठीक है। या ORS नाम से नहीं भी है अगर वो, तो मार्केट में कई और अलग अलग नाम के भी होते हैं, तो लेकिन उस पर लिखा होता है कि इट इज़ अ फॉर्मूला ऑफ ORS, ठीक है। तो ORS फॉर्मूला बेस्ड हो, नाम कुछ भी हो, ठीक है, चलेगा ना। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाओ। तो अपीयरेंस, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 11 में एक चीज छूट गई भाई, सिफिलिस। वेरी गुड, सिफिलिस ट्रिपोनिमा पैलिडम। तो ट्रिपोनिमा पैलिडम ये एक रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाले चैप्टर में जो है वहां तुम पढ़ते हो कि सिफिलिस जो है वो एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज और ट्रिपोनिमा पैलिडम से होती है ना। इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12। Appearance of dry scaly lesion of various parts of the body such as skin, nails and scalp are the main symptoms of a fungal disease caused by। तो भाई ट्रिपोनिमा पैलिडम से ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है, उससे होती है सिफिलिस। तो सिफिलिस के ये सिम्टम नहीं है ना। उसके बाद है प्लाज्मोडियम, इससे क्या होता है, मलेरिया, मलेरिया के ये सिम्टम नहीं है। अमीबियासिस, अमीबियासिस के ये सिम्टम नहीं है। एपिडर्मोफाइटॉन, वेरी गुड, एपिडर्मोफाइटॉन एक जो है फंगस है जो कि रिंगवर्म कॉज करता है, और ऊपर जो बताई गई हैं सिम्टम्स वो सब रिंगवर्म के सिम्टम है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, 4th। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाओ। द टर्म हेल्थ इज डिफाइंड इन मेनी वेज, द मोस्ट एक्यूरेट डेफिनेशन ऑफ हेल्थ वुड बी। बताओ भाई मोस्ट एक्यूरेट क्या है, चारों में देख लेते हैं। पहला दिया, हेल्थ इज द स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड इन अ बैलेंस्ड कंडीशन। अच्छा, अच्छी बात कह रहा है, वो गलत नहीं कह रहा है, लेकिन कंप्लीट बात WHO के हिसाब से मानी जाएगी ना। ओके, हेल्थ इज रिफ्लेक्टेड थ्रू स्माइलिंग फेस। अच्छा, मतलब हंसते रहो तो मतलब हेल्थ अच्छी है, ये कौन सी बात हुई। तीसरा कह रहा है हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। हाँ, ये हो सकता है कि हंसने से हेल्थ हमारी अच्छी रहे, वो हो सकता है, पर किसी के चेहरे पे हंसी है तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि उसकी हेल्थ अच्छी है। कई लोग जो है वो अपना दुख छुपाते हैं खुशी फेस पे स्माइल लाके, है ना। हाँ ओके, तो इसका जो तीसरा स्टेटमेंट है ये तो करीब करीब WHO की डेफिनेशन ही बता रहा है पूरा का पूरा, तो तीसरा जो है ये सही है ना। चौथा देखते हैं, हेल्थ इज द सिंबल ऑफ इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी। बहुत बढ़िया, इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी का सिंबल है हेल्थ। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। जिन लोग खूब पैसा है उनको भी खूब बीमारियां होती है, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ये ज्यादातर पैसे वालों की बीमारी है, ठीक है बेटा। कैंसर, तो ये इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी अगर किसी को हो जाए तो उसको बीमारी नहीं होगी, ऐसा नहीं है। इसलिए थर्ड वाला ये ठीक है, ज्यादा बात नहीं करते इस पे। थर्ड वाला है जो स्टेटमेंट कंप्लीट NCERT वाला है, सब NCERT लाइन टू लाइन क्वेश्चन है बेटा। अब उसमें भी अगर तुम गलत करो तो फिर मैं तुम लोग को क्या ही बोलूं। चलो ना, इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14। एन एंटीवायरस सब्सटेंस नोन टू प्रिवेंट द सिंथेसिस ऑफ न्यू वायरस इन द सेल्स इज नोन एज। एक एंटीवायरस सब्सटेंस जो कि नए वायरस के सिंथेसिस को प्रिवेंट करने के लिए बनता है। भाई क्या था, वायरस इन्फेक्टेड सेल से क्या निकलता है, वायरस से जो इन्फेक्ट हो जाते हैं सेल उनसे क्या निकलता है, इंटरफेरॉन्स। क्या निकलते हैं, इंटरफेरॉन्स। यस, ये इंटरफेरॉन्स, ये कुछ प्रोटीन्स हैं जो कि वायरस से इन्फेक्ट हुए सेल से निकल रहे हैं, नेबरिंग सेल्स, नॉर्मल सेल जो है उनके पास जा रहे हैं और उनको जो है वो क्या कर रहे हैं, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं कि वायरस जो है उसमें आके रेप्लिकेट ना करे ना। उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 14 का 4। वेरी गुड। नाउ कितने लोगों ने एंटीबॉडी मार दिया इसका, देखो भाई थोड़ा NCERT पढ़ने पे थोड़ा जोर दो, है ना, ज्यादा ही कुछ इधर उधर का पढ़ रहे हो मुझे लग रहा है। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द इम्यून रिस्पॉन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्राफ्ट रिजेक्शन। बहुत बढ़िया भाई, ग्राफ्ट रिजेक्शन, ग्राफ्ट रिजेक्शन यानी ट्रांसप्लांट रिजेक्शन, ट्रांसप्लांट रिजेक्शन यानी T लिम्फोसाइट, और T लिम्फोसाइट यानी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ठीक है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 15 का आंसर हो जाएगा 4। तो ग्राफ्ट रिजेक्शन कराती है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, इसीलिए वहां पे बोल रहे थे, देखो NCERT की लाइन है, वो बोल रहा है कि इसीलिए कोई भी डॉक्टर जब कभी कोई ट्रांसप्लांट या ग्राफ्ट करते हैं तो उसमें क्या करते हैं कि ट्रांसप्लांट या ग्राफ्ट करते हैं तो उसका क्या किया जाता है कि एक बार पहले मैचिंग कर ली जाती है, ठीक है ना बेटा। और उसके बाद भी जब ट्रांसप्लांट हो जाता है तो लाइफ टाइम उसको इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग देने पड़ते हैं, लाइक साइक्लोस्पोरिन है ना, जो कि इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर रहे होते हैं, ठीक है, क्योंकि वो डिस्ट्रॉय कर रहा होता है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो होती है वो डिस्ट्रॉय कर रही होती है जो नया ट्रांसप्लांट लगाया गया होता है उसको। ठीक है बेटा, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर
कहाँ गया क्वेश्चन नंबर, कौन सा था भाई अभी? क्वेश्चन नंबर था, कहाँ गया? क्वेश्चन नंबर कहाँ गया भाई, कौन सा क्वेश्चन था? ओके, क्वेश्चन नंबर 15 था। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड नॉन स्पेसिफिक पैथोजन डिफेंस फॉर द बॉडी? नॉन स्पेसिफिक, भाई नॉन स्पेसिफिक जो है वो हमारे इनेट इम्यूनिटी की बात कर रहा है। तो इनेट इम्यूनिटी में इनमें से क्या आता है यही बताना है, सिंपल सी बात यही है भाई। इनेट और एक्वायर्ड दो तरह की इम्यूनिटी डिवाइड की गई है, स्टार्टिंग में एनसीईआरटी में बताया गया है। और वहां पे एक जो बेसिक डिफरेंस तो यही आता है कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी कैसी होती है, स्पेसिफिक। इनेट कैसी होती है, नॉन स्पेसिफिक। तो इनेट के जो भी कंपोनेंट है वो नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी दे रहे हैं। अब इनेट के कंपोनेंट क्या क्या थे? तो भाई एक हमारा फिजिकल बैरियर था, फिजियोलॉजिकल बैरियर था, सेलुलर बैरियर था, साइटोकाइनेटिक बैरियर थे। क्यों? तो इसमें जो भी कंपोनेंट आ जाए, तो तीसरे ऑप्शन देखो फैगोसाइट लिखा है। तो फैगोसाइट माने अरे भाई वही जो फैगोसाइटोसिस करेंगे वो फैगोसाइट है, ठीक है। तो हमारे न्यूट्रोफिल जो है वो फैगोसाइटोसिस करते हैं, मोनोसाइट जो है वो फैगोसाइटोसिस करते हैं, फैगोसाइट्स। तो सिंपल, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? नॉन स्पेसिफिक पैथोजन डिफेंस कौन दे रहा है? तीसरा ऑप्शन फैगोसाइट। नाउ इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 17। द एंटीजन बाइंडिंग साइट ऑफ एन एंटीबॉडी इज प्रेजेंट एट द, कह रहा है एंटीजन बाइंडिंग साइट कहाँ होती है एक एंटीबॉडी में। तो एनसीईआरटी में स्ट्रक्चर बना के दिखाया है इस तरीके से एंटीबॉडी का, ऐसे ये दो हैवी चेन और ये दो लाइट चेन, ठीक है। तो वहां पे कलर का डिफरेंस दिखाया है। तो वहां देखोगे तो रेड, ऑरेंज और ब्लू कलर से ये चेन्स दिखाई गई हैं, ठीक है। तो एनसीईआरटी ठीक से पढ़े नहीं तो समझे नहीं कि वो कलर अलग अलग क्यों किया है। तुम्हें लगा कि वो कलरफुल बनाने के लिए किया है, नहीं कलरफुल बनाने के लिए नहीं किया, वो एक्चुअली में बता रहा है कि देखो भाई क्या है ना, ये जो आगे का इतना हिस्सा है लाइट चेन में और ये हिस्सा जो हैवी चेन में, ऐसे यहाँ भी ये हिस्सा जो हैवी चेन में और ये हिस्सा जो लाइट चेन में, देखो अपनी बुक में, बुक खोल के देखो कलर अलग है। तो इस रीजन को कहा जाता है वेरिएबल रीजन। क्या बोला जाता है? वेरिएबल रीजन, ठीक है। ये वेरिएबल रीजन है, ये वेरिएबल रीजन है। और यहीं पे यहाँ पे कुछ हुक्स जैसे बना के दिखाए गए हैं, बुक में देखो हुक्स जैसे बना के दिखाए गए हैं ऐसे यहाँ पे, ठीक है। तो वो जो हुक्स जैसे दिखाए गए यही होती है एंटीजन बाइंडिंग साइट। क्या होती है भाई? ये एंटीजन बाइंडिंग साइट, एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है, ठीक है बेटा। तो वेरिएबल रीजन में पाई जाती है। अच्छा, इसके नीचे वाला ये जो बाकी बचा हुआ रीजन है ये क्या है? तुम देखोगे कलर वहां पे अलग करके दिखाया जा रहा है। तो वो जो कलर वहां पे अलग करके दिखाया जा रहा है नीचे का, ये जो नीचे का बाकी हिस्सा जो तुम देख रहे हो बचा हुआ, वो सब कांस्टेंट रीजन में आता है। कौन से रीजन में आता है? कांस्टेंट रीजन में। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि एंटीजन बाइंडिंग साइट कहां होती है एंटीबॉडी में? तो ऑब्वियसली वेरिएबल रीजन में दिखाई दे रही है। कहां दिखाई दे रही है? ये वेरिएबल रीजन है बेटा। देखो भाई वेरिएबल रीजन है का मतलब यह है कि वो हमेशा चेंज होता रहता है डिपेंडिंग अपॉन पैथोजन, डिपेंडिंग अपॉन एंटीजन। तो एंटीजन क्या है, कैसा है, कौन सा एंटीजन आया है, तो उसको लॉकअप करने के लिए, उसको किल करने के लिए इसका जो है वहां पे शेप बदलना जरूरी है। बाकी नीचे से चलेगा एक जैसा, पर जहां से उसको पकड़ के मारना है वहां का शेप बदलना जरूरी है। और इसलिए उस रीजन को वेरिएबल रीजन बनाया गया। वो वेरी करता रहता है डिपेंडिंग अपॉन टाइप ऑफ एंटीजन। और बाकी नीचे का रीजन है कांस्टेंट रीजन। मैं तुम लोग को बताया हूँ ताला चाबी है ना, तो लॉक एंड की। तो भाई जो की होती है, कीज तुम देखोगे भाई पीछे का हिस्सा करीब करीब सब में एक जैसा है, आगे उसकी जो डेंटिंग है वो अलग अलग है, ठीक है। तो बस वही है, चाबी है एंटीबॉडी, ताला है हमारा पैथोजन, यस एंटीजन। ओके चलो नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 18। एंटीबॉडी फॉर्मेशन एंड इम्यूनिटी प्रोडक्शन बाय ग्लोबुलिन प्रोटीन इज फाउंड इन। ओके कह रहा है सिंपली ये कह रहा है कि एंटीबॉडी बन कहाँ रही है? तो भाई ब्लड में बन रही है। अब ब्लड ऑप्शन जो है वहां पे ब्लड के कंपोनेंट लिख दिए गए, ब्लड के पार्ट्स लिख दिए, उसमें जो भी कंपोनेंट है वो सब बता दिए गए। तो प्लाज्मा, यस वेरी गुड, प्लाज्मा में ही ये सारा काम होता है, ठीक है बेटा। ओके तो पहला ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर। नाउ इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में फिर से मैचिंग, भाई मैचिंग से, इसमें मैचिंग से अच्छा क्वेश्चन तो कोई दूसरा हो नहीं सकता। ओके चलो जरा करते हैं इसका। तो पहला दिया है एक्टिव नेचुरल इम्यूनिटी। एक्टिव नेचुरल इम्यूनिटी, यस वेरी गुड, एक्टिव है और नेचुरल है, ठीक है ना। एक्टिव का क्या मतलब है? एंटीबॉडी बनेगी बॉडी के अंदर, बंदे की बॉडी के अंदर, ठीक है। ओके और
नेचुरल, नेचुरल मतलब उसको इन्फेक्शन लगा होना चाहिए। बहुत बढ़िया। तो ये दिया है कौन से ऑप्शन में भाई? देखो भाई तीसरे ऑप्शन में, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद पैथोजेंस दैट हैव एंटर्ड इनसाइड एक्टिव नेचुरल इम्यूनिटी। ए का 3 दो ऑप्शन में दिया है, दूसरे और तीसरे में। बहुत बढ़िया। तो बी का जरा देखते हैं, बी का जो है वो 4 दोनों में ही दिया है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस सरफेस बैरियर, भाई सरफेस बैरियर ठीक है, ओके। तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस सरफेस बैरियर बोला जा रहा है, बहुत बढ़िया। नाउ इसके बाद जो है सी का 5 पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी, इसका होना चाहिए पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी। यस वेरी गुड। एंटीबॉडी कहाँ बनेगी? बंदे की बॉडी के बाहर। और पांचवा, यस वेरी गुड, तो सी का हो जाएगा पांचवा। तो डी का हो जाएगा सेकंड, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन एंड इंटरफेरॉन। ये सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में रखे गए। देखो बेटा ये इम्यूनिटी का एक क्लासिफिकेशन है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। तो ये मैंने तुम लोग को बताया है, तुम लोग को क्लास में नोट कराया। तो अगर किसी बच्चे ने नहीं नोट किया उसको नोट कर लेना। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में क्या क्या रखा गया है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूछे जाने के चांसेस कम है पर पूछा जा सकता है, ठीक है, क्योंकि पहले के एग्जामिनर का ये पेट क्वेश्चन हुआ करता था इस तरह का इम्यूनिटी से, ठीक है। नाउ चलो, तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो गया सेकंड। नाउ क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन दो हार्मफुल इन इटसेल्फ इज आल्सो अ पोटेंशियल सेवियर फ्रॉम अ मॉस्किटो बॉर्न इन्फेक्शियस डिजीज। बहुत बढ़िया, जेनेटिक्स में पढ़ाया जाता है, क्या है बोलो? यस वेरी गुड, सिकल सेल एनीमिया। तो सिकल सेल एनीमिया में जो आरबीसी होती है भाई कैसी हो जाती है? सिकल शेप, यस। तो आरबीसी हो जाती है सिकल शेप। कब होती है आरबीसी सिकल शेप? हमेशा सिकल शेप पड़ी हुई है? नहीं, एक बात कही जाती है यहाँ पे कि जब ऑक्सीजन टेंशन लो होने लगती है हीमोग्लोबिन पे, तब जाके जो है वो पॉलीमराइज हो जाती है हीमोग्लोबिन, और उसके बाद जो आरबीसी बाई कॉन्केव शेप की होनी चाहिए थी वो कैसी हो जाती है भाई? कैसी हो जाती है? वो हो जाती है सिकल शेप। तो ऐसी सिकल शेप आरबीसी में जो है वो प्लाज्मोडियम के जो फॉर्म्स हैं वो सरवाइव नहीं कर पाते। जब वो सरवाइव नहीं कर पाते तो वहां हीमोजॉइन नहीं बन रहा आरबीसी के अंदर। जब आरबीसी के अंदर हीमोजॉइन नहीं बन रहा तो फिर भाई आरबीसी से अगर बर्स्ट होती भी है, कुछ बाहर जाता भी है, तो हीमोजॉइन तो आ नहीं रहा, तो फीवर आएगा नहीं, क्योंकि फीवर आता है मलेरिया का किसकी वजह से? हीमोजॉइन की वजह से। तो जब फीवर ही नहीं आएगा तो उसे क्या पता चल रहा है कि उसे मलेरिया हुआ कि नहीं हुआ? वो ठीक भी हो जा रहा है। तो हम ये मानते हैं कि सिकल सेल एनीमिया जिसे हुआ है उसको मलेरिया नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि भाई बीमारी तुम्हें हुई है या नहीं हुई है ये कब पता चलता है? सिम्टम आए, और उसको सिम्टम ही नहीं आ रहे। क्यों सिम्टम नहीं आ रहे? उसको सिम्टम इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि जब प्लाज्मोडियम उसके आरबीसी में जा रहा है वहां सर्वाइव ही नहीं कर पा रहा है, वो सर्वाइव ही नहीं कर पा रहा, तो हीमोजॉइन नहीं बन रहा है। तो जब हीमोजॉइन ही नहीं बन रहा है तो फीवर कहां से आएगा? यस वेरी गुड। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सिकल सेल एनीमिया। वेरी गुड। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, ग्लूकोज is taken in test tube and acted upon by hexokinase enzyme. Resulting substrate is glucose 6-phosphate. This isolated metabolic reaction is very good. तो ये जो है क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया गया है, कोई बात नहीं। ग्लाइकोलिसिस, क्यों बेटा? ग्लाइकोलिसिस का एक स्टेप बता दिया गया है, लेकिन ये बोल रहा है कहाँ हो रहा है? टेस्ट ट्यूब में हो रहा है। तो जो टेस्ट ट्यूब में हो रहा है तो क्या होगा इसका? चलो तो देखते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है अकरिंग इन टेस्ट ट्यूब विच कैन बी कंसिडर्ड एज लिविंग। भाई टेस्ट ट्यूब में हो रहा है, लिविंग कैसे बोल सकते हो? हाँ नहीं, जब किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होगा, किसी की बॉडी के अंदर होगा, तब बोलोगे ना लिविंग। और टेस्ट ट्यूब में कहाँ से लिविंग बोल दोगे? तो ये बात तो ठीक नहीं लग रही है। दूसरा कह रहा है कंसीडर टू बी इन वीवो, वही बात को अभी एक साइंटिफिक टर्म लेके इन वीवो लेके बोल रहा है। इन वीवो मतलब कि लिविंग के अंदर होना, ठीक है, इन वीवो कहा जाता है, बताया है क्लास में। वेरी गुड। तो गलत, ये भी सही नहीं माना जाएगा। तीसरा कह रहा है कंसीडर टू बी इन विट्रो एंड नॉन लिविंग रिएक्शन। इन विट्रो यस वेरी गुड। इन विट्रो कहा जाता है आउटसाइड लिविंग बॉडी। तो आउटसाइड लिविंग बॉडी इन विट्रो वर्ड यूज किया जाता है, याद करो, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन पढ़ते हो, ठीक है। तो इन विट्रो यस, ये बिल्कुल सही बात है, टेस्ट ट्यूब में चल रहा है। इन विट्रो बोलेंगे। नॉन लिविंग रिएक्शन, यस नॉन, भाई रिएक्शन लिविंग नॉन लिविंग जैसा कुछ कहते नहीं। कोई रिएक्शन अगर किसी लिविंग बॉडी के अंदर चल रही है तो उसे लिविंग रिएक्शन कह दे रहे हैं हम, वो एक जस्ट कह दे रहे हैं। रिएक्शन लिविंग नॉन लिविंग नहीं होती है, ठीक है, लेकिन कह सकते हैं, तो पूरी तरह गलत नहीं माना जाएगा उसको। लेकिन हाँ, जब एकदम उसको स्पेसिफिकली जब देखना हो तब हम रिएक्शन, भाई मॉलिक्यूल्स हैं, वो केमिकल है, तो केमिकल में जान नहीं है जब तक जो है वो मिल के कोई ऐसा मैक्रो मॉलिक्यूल ना बना दे, पूरा बॉडी ना बना दे वहाँ पे, तो हम कैसे बोल दे उसको?
तो तीसरा वाला कुछ हद तक सही है। चौथा कह रहे हैं कंसीडर्ड एज नॉन लिविंग रिएक्शन, तो कंसीडर्ड नहीं भाई, नॉन, फिर वही बात है ना, नॉन लिविंग लिविंग रिएक्शन, रिएक्शन लिविंग नॉन लिविंग नहीं होती, ऑर्गेनिज्म लिविंग नॉन लिविंग होते हैं, ठीक है। रिएक्शन उनके अंदर हो रही है तो कह दिया जाता है कि लिविंग है या नॉन लिविंग है, तो कह दिया जाता है, इसलिए आंसर हो जाएगा थर्ड कि यहाँ पे बोल दिया जा रहा है इन विट्रो। इन विट्रो वाली बात तो बहुत अच्छी बताई गई है, और दूसरा जो कह दिया जा रहा है यहाँ पे कि नॉन लिविंग रिएक्शन, ठीक है माना जा सकता है, लेकिन तुम ये समझे रहो नॉन लिविंग लिविंग रिएक्शन का मतलब कुछ भी नहीं होता, ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है लिविंग नॉन लिविंग, ठीक है ना। इसके बाद आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22, द स्पोरोजोइड दैट कॉज इन्फेक्शन व्हेन अ फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो बाइट्स अ ह्यूमन बीइंग आर फॉर्म्ड इन, हाँ यस वेरी गुड। कितने लोगों ने यहाँ पे मार दिया सैलिवरी ग्लैंड ऑफ मॉस्किटो? ऐसे ही जो है रट्टाफिकेशन करते रहो, और एनसीईआरटी कभी मत जो है ठीक से पढ़ना, है ना। वही रट्टाफिकेशन में नीट में भी मारोगे सारा आते आते क्वेश्चन गलत। तो वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि फॉर्म्ड, बने कहाँ है, बनता कहाँ है, वो अपना प्लाज्मोडियम का जो है डायग्राम निकालो, और प्लाज्मोडियम का जो लाइफ साइकिल का जो डायग्राम है वहां पे देखो स्पोरोजोइड बन कहाँ रहे हैं, तो मॉस्किटो के गट में बन रहे हैं। फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन द गट ऑफ द मॉस्किटो, मिला, ठीक है। तो वहां पे जो है गट में बनते हैं, लेकिन उसके बाद स्टोर होते हैं जाके सैलिवरी ग्लैंड में। क्वेश्चन पूछ रहा है बनते कहाँ है, फॉर्म्ड इन, नॉट स्टोर्ड इन, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, चौथा, गट ऑफ मॉस्किटो। वेरी गुड। जितने लोगों ने गलत किया ध्यान रखना, नीट में आएगा तब मत गलत कर देना। ना इसके बाद आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, द डिजीज चिकनगुनिया इज ट्रांसमिटेड बाय, तो चिकनगुनिया डिजीज जो है वो किससे ट्रांसमिट हो रही है भाई? वेरी गुड। तो चिकनगुनिया जो डिजीज है वो हमारे एडीज मॉस्किटो से ट्रांसमिट हो रही है। देखो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में जहाँ डिजीजेस वाला पार्ट है वहाँ पे मैंने तुम लोग को बताया है एडीज मॉस्किटो जो है वो डेंगू और चिकनगुनिया दोनों ही ट्रांसमिट करती है। तो यस, इसका आंसर हो जाएगा सेकंड। कितने लोगों ने फीमेल एनाफिलीज कर दिया है? बहुत बढ़िया। तो मलेरिया किससे होता है? ओके चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, कैंसर कॉजिंग जीन्स आर कॉल्ड, बहुत बढ़िया। अरे भाई ऑन्कोजीन, सिंपल सिंपल, थर्ड आंसर हो जाएगा। स्ट्रक्चरल जीन, एक्सप्रेशन जीन, रेगुलेटरी जीन, ये सब जीन जो है ये सब तुम्हें पढ़ने हैं, वहां पे जेनेटिक्स में आता है, ठीक है बेटा। ना आ जाओ क्वेश्चन नंबर 25, इन मैलिग्नेंट ट्यूमर द सेल्स प्रोलिफरेट, ग्रो रैपिडली एंड मूव to the other parts of the body to form new tumor, this stage of disease is called, yes very good, क्या बोलते हैं इसको? कितने लोगों ने मेटाजेनेसिस मार दिया? ठीक से ऑप्शन पढ़ा करो और उसके बाद जो है ना पेन उठाया करो, पहले ही अधूरा ऑप्शन देख के और मार देते हो उसको गलत। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सेकंड, मेटास्टेसिस, यस वेरी गुड। एनसीईआरटी की लाइन है, जाके देखो कैंसर के सेकंड और फर्स्ट पैराग्राफ ही मिल जाएगा, नहीं सेकंड पैराग्राफ में मिलेगा तुम्हें, फर्स्ट या सेकंड पैराग्राफ में तुम्हें मिलेगा ना। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रीजन फॉर रूमेटॉइड आर्थराइटिस, चूज द करेक्ट ऑप्शन। कह रहे हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस के क्या रीजन है? तो भाई रूमेटॉइड आर्थराइटिस के रीजन क्या है? रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक ऑटो इम्यून डिजीज है। जरा पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन दिया है कि द एबिलिटी टू डिफरेंशिएट पैथोजेंस और फॉरेन मॉलिक्यूल्स फ्रॉम सेल्स इंक्रीजेस। भाई इंक्रीज करने वाला कोई सिचुएशन तुमने पढ़ा है क्या? नहीं पढ़ा है। ओके देन इसके बाद जो है बॉडी अटैक्स सेल्फ के सेल पे अटैक करती है। ये वाली बात सही है, हर ऑटो इम्यून डिजीज में ये काम होता है, तो दूसरी वाली बात तो सही दिख रही है। ओके नाउ इसके बाद तीसरा, मोर एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी। नहीं भैया ऐसा कुछ नहीं पढ़ा है हमने कि ऑटो इम्यून डिजीज में जो होता है ज्यादा एंटीबॉडी बनती है, ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ा है। चौथा, एबिलिटी टू डिफरेंशिएट पैथोजन ऑफ फॉरेन मॉलिक्यूल फ्रॉम सेल्स इज लॉस्ट। यस वेरी गुड, दिस इज द राइट स्टेटमेंट, लॉस्ट हो जाता है, ठीक है बेटा, सेल्फ और नॉन सेल्फ का डिफरेंशिएशन। तो यस चौथी वाली बात भी जो है वो सही है, यानी सेकंड और फोर्थ, सेकंड ऑप्शन बहुत बढ़िया। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सेकंड और फोर्थ दोनों को बता रहा है कि ये करेक्ट रीजन है रूमेटॉइड आर्थराइटिस के होने के। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में आ जाओ। एड्स इज कॉज्ड बाय एचआईवी अमंग द फॉलोइंग, विच वन इज नॉट अ मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एचआईवी? वेरी गुड। तो एचआईवी कैसे कैसे होता है तुम्हें सब पता है, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन, इन्फेक्टेड ब्लड का ट्रांसफ्यूजन अगर कर दिया जाए, इन्फेक्टेड जो है वो निडल सिरिंजेस हों, ठीक है, उससे हो जा रहा है। और इसके अलावा जो है अगर मदर इन्फेक्टेड है तो उसके बच्चे को हो जा रहा है, ठीक है, अक्रॉस द प्लेसेंटा चला जा रहा है। तो इस तरीके से हो सकता है, लेकिन हाँ कैसे नहीं होता है तो इस पे भी जोर दिया गया हमारी एनसीईआरटी में। बोला जा रहा है फिजिकल कॉन्टैक्ट से नहीं होता, कह रहा है फिजिकल कॉन्टैक्ट से नहीं होता, ठीक है ना। तो अब फिजिकल कॉन्टैक्ट, इसमें तीसरा ऑप्शन देखो दिया है, शेकिंग हैंड्स विद इन्फेक्टेड पर्सन।
ठीक है। इन्फेक्टेड पर्सन के साथ हाथ मिलाने से नहीं होता, उसके साथ हाथ मिलाने से, उसके साथ बैठ के खाना खाने से, ठीक है, इस तरीके से नहीं होता। एक बार ये क्वेश्चन नीट में आ चुका है, वहां पे ये भी बोला था किसिंग, तो भाई किसिंग से नहीं होता, जनरली नहीं होता, ठीक है बेटा। ना इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28, tobacco consumption is known to stimulate secretion of adrenaline and noradrenaline. The component causing this could be, अभी पहले बताया क्या, निकोटीन। यस वेरी गुड, तो फर्स्ट आंसर, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ो, 29, क्वेश्चन नंबर 29। तो भाई क्वेश्चन 29 मैचिंग है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं मैचिंग वाले, जरा देखते हैं। तो यहाँ पे दिया है नियोप्लाज्म, नियोप्लाज्म को किससे मैच करे भाई, यस वेरी गुड। तो चलो मैच करते हैं, मैलिग्नेंट ट्यूमर से बेस्ट मैच किया जा सकता है नियोप्लाज्म को। तो इसका ए का 3 दो ऑप्शन में दिया है, दूसरे और तीसरे में। चलो बाकी मैच करते हैं। बी, बिनाइन ट्यूमर, बिनाइन ट्यूमर को नॉन कैंसरस मान लिया जाता है। जब हमें कहना हो कि कैंसरस ट्यूमर और नॉन कैंसरस कौन से हैं, तो बिनाइन वाले को नॉन कैंसरस और मैलिग्नेंट वाले को कैंसरस माना जाता है। तो इसलिए बी का 5 हो जाएगा। ओके, सी में आ जाओ जरा, कार्सिनोमा। कार्सिनोमा एपिथेलियल टिश्यू के कैंसर को कहते हैं, मैंने अलग से नोट कराया, एनसीईआरटी में नहीं लिखा है, पर ये जो है तुम्हें प्रीवियस ईयर में मिल जाएगा, ठीक है बेटा, पीवाईक्यू में तुम्हें मिल जाएगा, तो तुम्हें पता होना चाहिए एपिथेलियल टिश्यू का जो है कैंसर जो होता है उसे कार्सिनोमा कहा जाता है। तो सी का 4 हो जाएगा। नाउ सार्कोमा, यस वेरी गुड, तुम्हें बताया है कनेक्टिव टिश्यू का कैंसर होता है सार्कोमा। तो डी का कनेक्टिव टिश्यू कहाँ बोला जा रहा है भाई, डी कनेक्टिव टिश्यू के, यस सेकंड में। तो डी का हो जाएगा 2, वेरी गुड। बोन कार्टिलेज टिश्यू कैंसर, ये बोन, ये कार्टिलेज, ये सब क्या है, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। और कनेक्टिव टिश्यू के कैंसर को हम लोग बोलते हैं सार्कोमा। नोट कराया है, नहीं नोट अगर तुमने किया है, एब्सेंट हो गए थे या सो रहे थे क्लास में, तो उसको लिख लो, ठीक है ना। और इसके बाद है लिम्फोमा, यस वेरी गुड। लिम्फोमा का इसमें हो जाएगा हिमेटोपोइटिक सेल ट्यूमर। भाई देखो लिम्फोमा जैसे लिम्फॉइड सेल जो है उनका ये होने वाला ट्यूमर है, जैसे लिम्फोमा कहा जा रहा है। तो जो बोन मैरो है, तो वहाँ पे जो सेल पाए जाते हैं जो कि ब्लड के सेल्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं, मैंने तुम्हें नोट कराया, माइलॉइड सेल, लिम्फॉइड सेल, याद आ रहा है। तो उनका जब कैंसर हो जाता है तो उसे लिम्फोमा कहा जाता है। तो हिमेटोपोइटिक सेल का ट्यूमर, ठीक है बेटा। ओके, तो ये हो गया हमारा। देन इसके बाद आ जाओ, नेक्स्ट है, नेक्स्ट तो एक मिनट, आंसर क्या हो गया, 29 का 3, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 29 का 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 30 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 30, वेरी गुड। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? एड्स इज कॉज्ड बाय अ ग्रुप ऑफ वायरस कॉल्ड राइनो वायरस, बहुत बढ़िया। तो कॉमन कोल्ड किससे होता है? एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज पैथोजन स्पेसिफिक, यस बिल्कुल सही बात लग रही है। तो आगे बढ़ते हैं, तीसरा भी पढ़ लें। द एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स ऑफ द इम्यून सिस्टम टू सर्टेन एंटीजन प्रेजेंट इन एनवायरनमेंट इज कॉल्ड ऑटो इम्यूनिटी, तो एलर्जी किसे कहते हैं? बोन मैरो एक्ट एज अ फिल्टर ऑफ द ब्लड बाय ट्रैपिंग ब्लड बोन माइक्रो, अच्छा तो स्प्लीन क्या करती है? हाँ, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड, यस वेरी गुड। एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है वो कैसी होती है? पैथोजन स्पेसिफिक, बहुत बढ़िया। करेक्ट बताना था, मैं पहले ही बता चुका हूं, करेक्ट इनकरेक्ट वाले बहुत गलत करते हैं बच्चे। तो जब कभी ऐसा क्वेश्चन हो, करेक्ट कौन सा है, इनकरेक्ट कौन सा है, नॉट करेक्ट कौन सा है, नॉट ट्रू कौन सा है, इस तरह का हो ना, तो सारे स्टेटमेंट पढ़ के लिख लिया करो, ये करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है, ये करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है, ट्रू है, फॉल्स है, ट्रू है, फॉल्स है। और उसके बाद जो है फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ा करो और देखा करो वहां पूछा क्या है, करेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है, और फिर किया करो। थोड़ा समय दे दिया करो बेटा, समय ऐसे क्वेश्चन में मत बचाया करो जहां तुम गलतियां खूब करते हो। बात समझ में आ रही है? तुम्हें पता है तुम कहाँ गलतियां करते हो। अगर तुम टेस्ट रेगुलर देते हो तब, घर पे बैठ के जो है वो पढ़ाई करने वालों में हो, टेस्ट अभी नहीं कल देंगे, तो फिर तुम्हारा कुछ नहीं हो पाएगा। ना इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 31। Which of the following sets of disease is caused by bacteria? बहुत बढ़िया। तो ये क्वेश्चन भी आ चुका है, इस तरह का क्वेश्चन आ चुका है नीट में। क्वेश्चन कह रहा है कि कौन कौन सी बीमारियां सेट ऑफ डिजीज है जो बैक्टीरिया से हो रही है। तो पहला ऑप्शन दे रहा है टिटेनस एंड मम्प्स। तो भाई टिटेनस तो होती है बैक्टीरिया से, बैक्टीरिया का नाम है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। लेकिन मम्प्स, भाई मम्प्स एक वायरल डिजीज है। वायरस का नाम क्या है भाई? यस वेरी गुड, बताया है, पैरामिक्सोवायरस, पैरामिक्सोवायरस, ठीक है। तो पैरामिक्सोवायरस से होता है मम्प्स। तो ये तो एक वायरल डिजीज हो गई। देन इसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेटमेंट ऑप्शन दिया है, सेकंड ऑप्शन हर्पीस एंड इन्फ्लुएंजा। अरे भाई हर्पीस एक वायरल डिजीज है, इन्फ्लुएंजा भी वायरल डिजीज हो जा रही है यहाँ पे। बैक्टीरियल बताना है। तीसरा ऑप्शन दिया है कॉलेरा एंड टिटेनस। यस, ये तो दोनों सही है। कॉलेरा होती है विब्रियो कॉलेरी से और टिटेनस होता है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी से।
वेरी गुड। चौथा दिया है टाइफॉइड एंड स्मॉल पॉक्स, वेरी गुड। टाइफॉइड होता है साल्मोनेला टाइफी से, लेकिन स्मॉल पॉक्स जो होता है वो वायरल डिजीज है। तो वैसे तो उसके वायरस को स्मॉल पॉक्स वायरस भी कहते हैं, लेकिन वेरियोला वायरस ये एक कॉमन टर्म है जो यूज किया जाता है स्मॉल पॉक्स के वायरस के लिए, वेरियोला वायरस। ठीक है बेटा, तो ये तो वायरल हो गया। तो तीसरा आंसर कॉलेरा एंड टिटेनस, वेरी गुड। अब देख लेना बेटा इसको, है ना, गलती मत करो, बार बार क्वेश्चन जो है सेम तरीके से जो है तुम्हें पीवाईक्यू उठा के देख लो। इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आएंगे वो बहुत ही मतलब लिमिटेड नॉलेज के साथ आते हैं, तो बहुत ज़्यादा तुम्हें कुछ हाई फाई पढ़ना नहीं है, खाली एनसीईआरटी पढ़ो, उसको एक बार क्लियर करो, समझो, और एक बार दो बार समझने के बाद फिर उसको पढ़ पढ़ के याद करो और एक टाइम में उसे रट डालो। पर हाँ, क्वेश्चन करते समय थोड़ा दिमाग खुला होना चाहिए। देन इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में आ जाओ भाई। क्वेश्चन नंबर 32, ये स्लाइड चेंज कर लें। क्वेश्चन नंबर 32, हाँ ये क्या हो गया, ये आ गया इधर, बहुत बढ़िया। चलो तो क्वेश्चन नंबर 32 पे आ जाओ। मैच द कॉलम 1 विथ कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो बहुत अच्छा, ये तो बहुत सिंपल है भाई। प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम से क्या होता है, मलेरिया, वेरी गुड, ए का 4th। ओके, बी वुचरेरिया, वुचरेरिया से होता है एलिफेंटियासिस, बी का 3। एंटमीबा, सी का क्या हो जाएगा भाई, अमीबियासिस, एंटमीबा हिस्टोलिटिका, यस वेरी गुड। और डी माइक्रोस्पोरम 1, रिंगवर्म, यस पहला ऑप्शन, वेरी गुड। नाउ क्वेश्चन नंबर 33 में आ जाओ। यस, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, नीट का आया हुआ क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग एड्स कॉजेटिव एजेंट ऑफ HIV। तो भाई HIV वायरस, चौथा ऑप्शन करेक्ट है। 2 मॉलिक्यूल सिंगल स्ट्रैंडेड RNA के और 2 मॉलिक्यूल रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के, आया हुआ क्वेश्चन बेटा, रट डालो इसको। नाउ इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34, HIV दैट कॉज एड्स फर्स्ट स्टार्ट्स डिस्ट्रॉइंग, यस वेरी गुड, हेल्पर टी लिम्फोसाइट, बहुत बढ़िया, हेल्पर टी लिम्फोसाइट। कोई कहेगा सर इसमें जो है ल्यूकोसाइट भी तो सही हो सकता है। देखो बेटा, मोस्ट अप्रोप्रिएट मानना होता है, यस ल्यूकोसाइट हो सकता है बिल्कुल सही, पर मोस्ट अप्रोप्रिएट करना होता है ना, ज़्यादा बुद्धि मत लगाओ, ठीक है। ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं दे रहे हो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रहे हो, एक ही आंसर सही माना जाएगा, ठीक है। NTA वाले एक ही आंसर सही मानते हैं, और हर ऑब्जेक्टिव एग्जाम में 4 ऑप्शन में एक मोस्ट अप्रोप्रिएट चुनना होता है, मोस्ट अप्रोप्रिएट होता है वो। इसका मतलब ये नहीं होता कि जो है कई बार क्या होता है ना कि उस ऑप्शन के अलावा भी दूसरे कुछ ऑप्शन सही होते हैं, लेकिन उसमें अपना कुछ बच्चे ज़्यादा बुद्धि उसी में लगा देते हैं। देखो भाई क्या है ना, मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या है, मोस्ट बेटर क्या है, वो बताना ज़्यादा अच्छा है। जैसे तुम्हारे घर का नाम है पप्पू, ठीक है, अब तुम्हारे घर का नाम है पप्पू और स्कूल का नाम तुम्हारा कुछ है ABCD एनीथिंग कुछ भी, तो अब तुमसे कोई तुम्हारा नाम पूछे, तुम बोलो पप्पू, तो ये बेटर बताना है कि भाई तुम्हारे स्कूल का नाम तुम बताओगे, तुम्हारे कॉलेज का नाम तुम बताओगे, वो बताना ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो वही बात होती है ना। चलो इस क्वेश्चन में वही बात है ना, तो ज़्यादा बुद्धि नहीं लगाते यहाँ पे। 34 का आंसर हो जाएगा 1। ना इसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताने हैं, 5 स्टेटमेंट पढ़ो, इनकरेक्ट बताओ। When a plasmodium infect RBC, then hemozoin is formed inside the RBC as a natural cellular defense। नहीं भाई, नेचुरल सेलुलर डिफेंस में हीमोजोइन नहीं बनता, बताया है तुम्हें, टॉक्सिक प्रोडक्ट है, वेस्ट प्रोडक्ट है, वेस्ट प्रोडक्ट वहां पे जनरेट होता है हीमोजोइन, ये नेचुरल सेलुलर डिफेंस में नहीं बन रहा है। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत दिख रहा है। दूसरा चलो आगे बढ़ते हैं, दूसरा देखते हैं। राइनोवायरसेस कॉजेज इन्फेक्शन इन लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बट नॉट इन द अपर, ये तो सीधा सीधा गलत है भाई। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कहाँ राइनोवायरस इन्फेक्ट करने लगा, कब से वो करने लगा? अगर यही करने लगेगा तो भैया वो जो है क्या बोलते हैं, हमारे ये जो निमोनिया कॉज करने वाले जो बैक्टीरिया हैं उनका क्या होगा, नौकरी खत्म हो जाएगी उनकी ना। चलो तो दूसरा तो गलत दिया है ना। तीसरा देखते हैं, प्लाज्मोडियम विच कॉजेज मलेरिया इन ह्यूमंस इज अ टिनी प्रोटोजोवन एंड इट लीव्स इनसाइड द बॉडी एज एन इंटरसेलुलर पैरासाइट। ओके भाई देखो, सारी बातें तो यहाँ सही है, पर यहाँ पे जो है इंटरसेलुलर पैरासाइट वाली बात जो कही है वो गलत है। इंट्रा होता है, इंट्रा सेल के अंदर होता है, सेल के बाहर नहीं, वो सेल के अंदर है, ठीक है। तो इंट्रा सेलुलर बोलेंगे तब वो वाली बात सही रहेगी। नाउ चलो तो ये भी गलत हो गया। नाउ इसके बाद जो है देखते हैं चौथा स्टेटमेंट डी वाला, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा कॉजेज इन्फेक्शन इन द एल्वियोलाई ऑफ द लंग्स
एंड इट कैन बी ट्रांसमिटेड बाय शेयरिंग ग्लासेस एंड यूटेंसिल्स विद द इन्फेक्टेड पर्सन। यस, ये वाली बात तो सही दिख रही है, ये बात सही है। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा निमोनिया कॉज करने वाला बैक्टीरिया, कह रहा है एल्वियोलाई को इन्फेक्ट करता है, बिल्कुल सही, एल्वियोलाई को ही इन्फेक्ट करता है। और ग्लासेस यूटेंसिल्स से इन्फेक्शन पहुंच सकता है। यस, वेरी गुड, हमने देखा है इन्फेक्शन पहुंचता है कैसे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। मैंने बताया था तुम्हें एयरबॉर्न डिजीजेस जो है इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट है। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन आ रहा है एयरबॉर्न डिजीज में, निमोनिया में, कॉमन कोल्ड में। क्या कि भाई किसी ने खांसी की, वो खांसी की, छींका, कफिंग, स्नीजिंग हुआ और हवा में वो ड्रॉपलेट्स जो आए हैं उसको सामने वाले ने इनहेल कर लिया, ठीक है, ये क्या हो गया, डायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन। और इनडायरेक्ट क्या है भाई, उसने खांसी की, यस एडिकेट्स थे, उसने जो है हाथ रखा, फिर उसी हाथ से कोई पेन टच किया, वो पेन किसी दूसरे ने लिया, उसने यूज किया, उसने वो हाथ अपना नाक मुंह में कहीं डाला और उसके बाद जो है उसको इन्फेक्शन लग गया, वो इनडायरेक्ट था। तो उसी में बर्तन वर्तन या किसी भी तरह का ऑब्जेक्ट आ सकता है, तो वो इनडायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा का इनडायरेक्ट हो सकता है, यस, एयरबॉर्न डिजीज निमोनिया कॉज कर रहा है। ना इसके बाद चलो पांचवा है Malignant malaria caused by Plasmodium vivax is most severe and can even be fatal। नहीं भैया, तो फैल्सीपैरम क्या करेगा, उसकी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी भाई, है ना। तो पांचवा स्टेटमेंट तो गलत हो गया। तो चलो देखते हैं, हमारा एक ही स्टेटमेंट सही मिला है, डी वाला स्टेटमेंट सही मिला है। तो ए बी सी एंड ई कहाँ दिया हुआ है, यस दूसरे ऑप्शन में दिया है, बहुत बढ़िया। तो दूसरा हो जाएगा आंसर, 35 का आंसर हो गया सेकेंड। ना इसके बाद आ जाओ सेक्शन बी, सेक्शन ए खत्म हो गया हमारा, सेक्शन बी में आ जाओ। 15 क्वेश्चंस हैं, ऑप्शनल रहा होगा, मस्त ऑप्शनल वाले करने में तो तुम्हें खूब मजा आता है ना, चॉइस है तुम्हारे पास कौन सा करना है कौन सा नहीं। क्वेश्चन नंबर 36 में आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग एडवर्सली अफेक्ट्स ह्यूमन हेल्थ। ह्यूमन की हेल्थ को कौन एडवर्सली अफेक्ट करता है, इन्फेक्शन, हाँ इन्फेक्शन होता है तो तबीयत खराब होती है। जेनेटिक डिसऑर्डर, हाँ जेनेटिक डिसऑर्डर होता है तो प्रॉब्लम होती है, वेरी गुड, हेल्थ खराब होती है। रेस्ट एंड एक्सरसाइज, हाँ किसको लगता है कि रेस्ट और एक्सरसाइज को अगर हम लोग बैलेंस्ड वे में जो है वो करते हैं तो वो हेल्थ को अफेक्ट करेगा बैडली, एडवर्सली, ठीक है। तो भाई जिसको लगता है तो वो लोग रेस्ट और एक्सरसाइज को बैलेंस मत रखो, ठीक है, बाकी जो है लोग बैलेंस रखना। तो आंसर क्या हो जाएगा, बोथ 1 and 2, इन्फेक्शंस एंड जेनेटिक डिसऑर्डर दोनों ही जो है वो हेल्थ को एडवर्सली अफेक्ट कर रहे हैं। ना उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस कॉजेस ड्राई स्केली लीजन ऑन द स्किन, नेल्स एंड स्कैल्प। यस वेरी गुड, किसने छोड़ा इसको भाई, बहुत सिंपल है ना, रिंगवर्म। बॉटुलिज्म किसे कहते हैं, बॉटुलिज्म कहते हैं फूड पॉइजनिंग को, किसे कहते हैं बेटा, फूड पॉइजनिंग। बॉटुलिज्म फूड पॉइजनिंग को कहा जा रहा है यहाँ पे, ठीक है बेटा। ओके देन स्किन एलर्जी और नन ऑफ दिस, ठीक है छोड़ो उसको। देन इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ डिजीजेस आर वायरल एज वेल एज ट्रांसमिटेड बाय मॉस्किटो। तो पहला ऑप्शन दिया है एलिफेंटियासिस एंड डेंगी। तो एलिफेंटियासिस एंड डेंगी, अभी इसमें क्या है, बोल रहा है वायरल भी है और मॉस्किटो से भी हो रहा है। तो एलिफेंटियासिस वायरल तो नहीं है, मॉस्किटो से भले हो रहा है। डेंगी वायरल है, मॉस्किटो से हो रहा है, पर एलिफेंटियासिस नहीं। मॉस्किटो से होता है एलिफेंटियासिस लेकिन वायरल नहीं है। दूसरा ऑप्शन दिया मलेरिया एंड येलो फीवर। तो मलेरिया जो है वो वायरल नहीं है, प्रोटोजोअन से हो रहा है, मॉस्किटो से चाहे हो रहा है, ट्रांसमिट हो रहा है। येलो फीवर, येलो फीवर एक वायरल डिजीज है, देखो इसको नोट कर लो। येलो फीवर, तो ये फ्लैवी वायरस, तो जैसे जो डेंगी का वायरस है वही वायरस इसका भी सेम फैमिली को बिलोंग करते हैं सब, फ्लैवी वायरस। फ्लैवी वायरस से होता है येलो फीवर, और इस फ्लैवी वायरस को जो है इसका वेक्टर भी नोट कर लो, एडीज मॉस्किटो, सेम है, ठीक है, ऐसा नहीं कि जो है अलग हो जाएगा, सेम है वही जो वहां था, एडीज मॉस्किटो, ठीक है बेटा। तो येलो फीवर का फ्लैवी वायरस हो गया, एडीज मॉस्किटो हो गया। तो ये ऑप्शन गलत हो गया क्योंकि मलेरिया प्रोटोजोअन डिजीज है, और वो क्वेश्चन बोल रहा है कि वायरल और मॉस्किटो दोनों कॉमन मिलना चाहिए। तो रिंगवर्म एंड डेंगी, भाई रिंगवर्म फंगस से होने वाला है, गलत हो गया। चौथा है येलो फीवर एंड डेंगी, यस ये सही हो गया। येलो फीवर वायरल है, मॉस्किटो से हो रहा है, मतलब ट्रांसमिट हो रहा है, और डेंगी वायरल है और मॉस्किटो से ही ट्रांसमिट हो रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ, 38 का 4। नाउ 39 पे आ जाओ। Diseases are broadly grouped into infectious and non-infectious diseases. In the list given below, identify the infectious diseases. तो बताना है कौन सी इंफेक्शन, कैंसर इन्फेक्शन से होता है क्या, हाँ कैंसर इन्फेक्शन से होता है नहीं,
एलर्जी इन्फेक्शन से होती है क्या? नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर इन्फ्लुएंजा, यस वेरी गुड, इन्फेक्शन से होता है। स्मॉल पॉक्स, यस इन्फेक्शन से होता था, क्योंकि स्मॉल पॉक्स अभी क्या हो चुका है? इरेडिकेट हो चुका है, खत्म हो चुका है थैंक्स टू वैक्सीन। पढ़ा है तुमने? यस, द इरेडिकेटेड डिजीज फ्रॉम द वर्ल्ड, फर्स्ट इरेडिकेटेड डिजीज फ्रॉम द वर्ल्ड इज द स्मॉल पॉक्स डिजीज, थैंक्स टू वैक्सीन्स एंड थैंक्स टू दो साइंटिस्ट हु मेड दैट वैक्सीन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? सेकेंड एंड फोर्थ, 39 का फोर्थ ऑप्शन, यस वेरी गुड, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। नाउ आ जाओ 40, द सब्सटेंस प्रोड्यूस बाय अ सेल वायरल इन्फेक्शन दैट कैन प्रोटेक्ट अदर सेल्स फ्रॉम फर्दर इन्फेक्शन। ये तो वही चीज आ गई फिर से, इंटरफेरॉन। आंसर हो जाएगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 41, टोबैको कंजम्पशन इज नोन टू स्टिमुलेट द सेक्रेशन ऑफ एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन। द कंपोनेंट कॉजिंग दिस कुड बी, अरे ये तो फिर से वही आ गया, निकोटीन, पहला ऑप्शन, वेरी गुड। नाउ क्वेश्चन नंबर 42, एड्स इज कॉज्ड बाय एचआईवी अमंग द फॉलोइंग व्हिच वन इज नॉट अ मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एचआईवी। ये तो फिर से वही सेम क्वेश्चन आ गया, ये तो एग्जैक्ट वही है, शेकिंग हैंड्स विद इन्फेक्टेड पर्सन, यस वेरी गुड। तो इसका थर्ड आंसर हो गया। 43, कंसीडर द फॉलोइंग फोर स्टेटमेंट व्हिच वन इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू एड्स। हाँ, तो एड्स के रिस्पेक्ट में हमें करेक्ट बताना है, चलो देखते हैं जरा। द HIV कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू ईटिंग फूड टुगेदर विद एन इन्फेक्टेड पर्सन। नहीं भैया, खाना खाने, साथ में खाना खाने से, बैठने से, फिजिकल कांटेक्ट से नहीं होता। दूसरा कह रहा है ड्रग एडिक्ट्स आर लीस्ट ससेप्टेबल टू HIV इन्फेक्शन। कहा है भैया? HIV इन्फेक्शन होने से जो ड्रगी हैं, जो ड्रग एडिक्ट्स हैं, तो वो लीस्ट ससेप्टेबल कैसे रहेंगे? वो तो और ज़्यादा ससेप्टेबल हो जाएंगे ना, क्योंकि इन्फेक्टेड निडल और सिरिंजेस से होता है। और अगर ये निडल और सिरिंजेस का यूज़ कर रहे हैं इन ड्रग्स का यूज़ करने में, ड्रग्स को इस्तेमाल करने में तो जो है, अगर एक ही निडल दो लोगों ने यूज़ कर दी और एक को HIV हुआ तो दूसरे को होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो गए। ठीक है, इसीलिए इनको तो ज़्यादा ससेप्टेबल, इनको ज़्यादा खतरा है, ये ज़्यादा ससेप्टेबल है, ड्रग एडिक्ट्स को ज़्यादा खतरा है HIV इन्फेक्शन होने का। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 3 में आ जाओ। तो सेकंड ऑप्शन तो हो ही गया ना, गलत। थर्ड में आ जाओ, एड्स पेशेंट आर बीइंग फुल्ली क्योर्ड 100% विद प्रॉपर केयर एंड न्यूट्रिशन। अरे बाप रे बाप, ऐसा कैसे हो सकता है? तो ये तो गलत हो गया ना। चौथा, द पॉजिटिव HIV रेट्रोवायरस एंटर हेल्पर विद दस रिड्यूसिंग द, यस ये वाली बात तो सही दिख रही है, तो चौथा स्टेटमेंट सही है, वेरी गुड। बाकी तीनों स्टेटमेंट वहां पे गलत दिए हुए हैं। 43 का हो जाएगा 4, क्योंकि क्वेश्चन क्या बोला था? करेक्ट। अब तुम में से जितने लोगों ने इनकरेक्ट मारा है उनका तो मैं क्या ही बोलूं, मैं बार बार बता रहा हूं, अपनी इंटेलिजेंस पे इतना विश्वास मत कर लो कि टीचर की इंटेलिजेंस को साइड में कर दिया है कि आपकी बुद्धि नहीं भाई, आपकी बुद्धि से हम नहीं चलेंगे, हमारी बुद्धि से चलेंगे। जैसा जैसा टीचर बताते बेटा, जो इंस्ट्रक्शन बोलते हैं ना, उसको फॉलो करो, उसको फॉलो करो, तभी जो है ये छोटी छोटी गलतियां तुमसे नहीं होंगी। ठीक है ना, वही तुम करते नहीं हो, अपनी बुद्धि पे ज़्यादा ही विश्वास करके बैठ गए हो। नहीं नहीं, हम अगली बार नहीं करेंगे, हम अगली बार नहीं करेंगे, तुम बार बार करोगे तुम। तो मान लो वही तरीका, ट्रू फॉल्स लिख लिया करो और एक बार फिर से जाके देखा करो बोला क्या है, करेक्ट बोला, इनकरेक्ट बोला है। चलो आगे बढ़ते हैं। कितनी बार एक ही तरीका बताऊं? बार बार। और अगर बार बार सुनना है तो इसी को रिपीट करके सुनते रहो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं ना। इसके बाद देखो बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर हो जाएगा 4। ना 44 पे आ जाओ। इनकरेक्ट स्टेटमेंट, फिर वही आ गया। अब इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो पहला दे रहा है, ट्रीटमेंट ऑफ एड्स विद एंटी रिट्रोवायरल ड्रग इज ओनली क्योर। नहीं भैया, हाँ, क्योर तो है ही नहीं हमारे पास, हम लोग तो मैनेज करते हैं, एड्स के पेशेंट को मैनेज करते हैं। क्योर कहाँ है हमारे पास कि हम उसे ठीक कर दें? हम ठीक नहीं कर सकते, मैनेज करते हैं। प्रिवेंशन इज मस्ट। प्रिवेंशन जो है, एड्स का प्रिवेंशन ही जो है वो इंपॉर्टेंट है, वही क्योर है, वही समझ लो, वही क्योर है। बचे रहो तो बचे रहोगे। ठीक है, ओके। तो पहला जो है वो स्टेटमेंट, ये वाली बात तो साफ साफ गलत दिख रही है। ना दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन नॉर्मल सेल इनटू कैंसरस न्यूरोपैथी में बी इंड्यूस्ड फिजिकल केमिकल। यस, ये वाली बात सही है। फिजिकल कार्सिनोजेनिक एजेंट हो सकते हैं, जो है हमारे केमिकल कार्सिनोजेनिक एजेंट हो सकते हैं, बायोलॉजिकल कार्सिनोजेनिक एजेंट हो सकते हैं। तुमने देखा है फिजिकल में रेडिएशन थी, केमिकल में जो है वो तुम्हारा टोबैको स्मोक बताया गया था कि जिसमें पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स है, और बायोलॉजिकल में तुम्हारी जो है वायरस बताए गए हैं। ओके, देन इसके बाद जो है तीसरा जो स्टेटमेंट दिया है, एंटीबॉडीज अगेंस्ट कैंसर स्पेसिफिक एंटीजन आर आल्सो यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ सर्टेन कैंसर। यस, ये वाली बात भी सही है।
कैंसर का जहाँ पे जो मैनेजमेंट दिया है, ट्रीटमेंट दिया है, वहाँ पे सेकंड पैराग्राफ में दी हुई है, पहली ही लाइन है। ना इसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेटमेंट दिया, हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड साइकोलॉजिकल वेलबींग। ओके, उसी को थोड़ा सा वो बढ़ा दिया है, ठीक है, उसमें परेशान, इसे गलत नहीं कह सकते हम। अब कुछ लोगों ने गलत मान दिया, इसे गलत नहीं मान सकते। पहला वाला साफ साफ दिख रहा है बेटा गलत है, तो ओनली क्योर नहीं है वो, तो 44 का हो जाएगा फर्स्ट आंसर। नाउ आ जाओ 45, क्वेश्चन नंबर 45 पे आ जाओ भाई। क्वेश्चन नंबर 45, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट। ओके, देखो फिर वही आ गया रॉन्ग। गला खराब हो गया मेरा। द ट्यूमर ऑफ हिमेटोपोइटिक सेल्स इज कॉल्ड ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया कहते हैं हिमेटोपोइटिक सेल के ट्यूमर को, यस कह सकते हैं। देखो ल्यूकीमिया ब्लड कैंसर का दूसरा नाम है। अब ब्लड कैंसर हो क्यों रहा है? क्योंकि बोन मैरो में जो है वो सेल नॉर्मल से ज्यादा डिवाइड कर रहे हैं, अनकंट्रोल्ड मैनर में डिवाइड कर रहे हैं वहां पे, और उसी की वजह से जो है वो ल्यूकोसाइट का काउंट बढ़ता जा रहा है। वो जो सेल वहां पे डिवाइड कर रहे हैं बोन मैरो में, जिसकी वजह से WBC का जो है वो नंबर्स बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो ट्यूमर वहीं का है ना, तो हिमेटोपोइटिक सेल का ट्यूमर बोला जा सकता है ल्यूकीमिया को, ठीक है। ना उसके बाद स्टेटमेंट बी वाला जो दिया है वो क्या दे रहा है, कैंसर अराइजिंग फ्रॉम द एपिथेलियल टिश्यू ऑफ इंटरनल ऑर्गन एंड ग्लैंड्स इज रेफर्ड एज मेलानोमा। नहीं भाई, एपिथेलियल टिश्यू का कैंसर, सिंपली वो कह रहा है एपिथेलियल टिश्यू का कैंसर। तो एपिथेलियल टिश्यू का कैंसर जो है कार्सिनोमा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कार्सिनोमा। तो कार्सिनोमा पहले भी आया है अभी, ठीक है। तो मेलानोमा नहीं कहा जाता। मेलानोमा क्या है? मेलानोमा यहां पे बताया जा रहा है, मेलानोमा, मेलानोमा होता है कैंसर ऑफ मेलानोसाइट्स, जो पिगमेंट वाले सेल है, मेलानिन पिगमेंट। तो मेलानोसाइट के जो मेलानोसाइट नाम के सेल है, उसका जब कैंसर होता है उसे मेलानोमा कहा जाता है। तो ये तो गलत हो गया साफ साफ, बी वाला। ओके, सी, सार्कोमा इज अ टाइप ऑफ कैंसर वेयर बोन एंड कार्टिलेजेस आर इन्वॉल्व। सही बात है, कनेक्टिव टिश्यू के कैंसर को सार्कोमा कहते हैं, तो ये तो सही बात है। डी, ओनली बिनाइन ट्यूमर आर कॉल्ड एज ट्रू कैंसर और नियोप्लाज्म। ये जो है ओनली बिनाइन ट्यूमर्स आर कॉल्ड एज ट्रू कैंसर और नियोप्लाज्म, तो ये वाली बात जो है गलत है, ठीक है बेटा। हाँ, क्योंकि ट्रू कैंसर अगर हमें कहना है या अगर हमें नियोप्लाज्म, अगर दो में से एक को चूज कर किया जा रहा है वहाँ पे, तो हमेशा मैलिग्नेंट ट्यूमर को ही जो है वो बोला जाता है। तो मैलिग्नेंट ट्यूमर को जो है वो बोला जा रहा है वहाँ पे, तो इसलिए ये वाली बात जो है वो गलत हो गई, बिनाइन ट्यूमर को बोल रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, बी वाला गलत मिला है, और कौन सा मिला है? डी वाला गलत मिला है। तो ये दिया है तीसरे ऑप्शन में, 45 का आंसर हो जाएगा 3। ना चलो जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं, 46 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 46, चूज द ऑप्शन वेयर द डिजीज डज नॉट मैच विद इट्स मोड ऑफ ट्रांसमिशन फ्रॉम द पेशेंट टू द हेल्दी पर्सन। सिंपली कह रहा है कि भाई मोड ऑफ ट्रांसमिशन के साथ जो मैच नहीं कर रहा है वो बता दो, यानी गलत कौन सा है, गलत बता दो। तो निमोनिया एयरबोर्न ड्रॉपलेट से हो रहा है, हाँ हो रहा है। टाइफॉइड कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से हो रहा है, हाँ हो रहा है। आगे बढ़ो, फाइलेरियासिस एनाफिलिस वेक्टर के बाइट से हो रहा है, नहीं भाई उससे नहीं हो रहा। मोड ऑफ ट्रांसमिशन फाइलेरियासिस का क्या है, वहाँ पे आ जाता है हमारा क्यूलेक्स मॉस्किटो फीमेल। तो ये तो भैया ये जो है हमारा गलत दिया है ना। इसके बाद स्लीपिंग सिकनेस बाइट बाय सीसी फ्लाई, तो यस ये सही दिया है, स्लीपिंग सिकनेस सीसी फ्लाई से हो रही है। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा, हमें बताना था कौन सा मैच नहीं कर रहा है, तो थर्ड वाला मैच नहीं कर रहा है, तो थर्ड आंसर हो जाएगा। 46 का थर्ड। ना 47 में आ जाओ। इफ यू सस्पेक्ट मेजर डेफिशिएंसी ऑफ एंटीबॉडीज इन अ पर्सन, टू विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू लुक फॉर कंफर्मेटरी एविडेंस। वेरी गुड। तो सिंपली क्वेश्चन कह रहा है कि देखो भैया, किसी में तुम्हें बताया गया है कि हमें लगता है कि देखो इस बंदे में ना एंटीबॉडी की कमी है, तो एंटीबॉडी की कमी है, तो तुम कैसे चेक करोगे कि एंटीबॉडी की कमी है जो है, उसके लिए एविडेंस कहाँ से लेके आओगे, कंफर्मेशन कहाँ से करोगे? तो 4 ऑप्शन दे दिया, बोला कि इन्हीं 4 ऑप्शन में तुम्हें एक जो है वो चूज करके कंफर्मेशन बताना है। तो कंफर्मेशन करो, तो एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, हीमोसाइट, फिब्रिनोजन। तो भाई तुम देख रहे हो एंटीबॉडी इम्यूनोग्लोबुलिन होती है। क्या होती है? इम्यूनोग्लोबुलिन बोलते हैं ना।
इम्यूनोग्लोबुलिन बोला जाता है एंटीबॉडी को। इम्यूनोग्लोबुलिन मैं तो बता चुका हूँ कि देखो ग्लोबुलिन प्रोटीन जो है वो कुछ ऐसा मॉडिफाई हो गया है जो कि इम्यूनिटी दे रहा है, तो उसे हम लोग बोल देते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन। तो कह रहा है कि एंटीबॉडी कम हो गई है बॉडी में। अब सस्पेक्ट है लेकिन कंफर्मेशन चाहिए, तो हम किसका लेवल देखें? तो हम चुपचाप क्या करेंगे, ब्लड में कितना ग्लोबुलिन पाया जा रहा है उसके लेवल को चेक कर लेंगे। अगर वो जो है हमारा कम पाया जा रहा है, इसका मतलब ये बात श्योर हो जाती है कि एंटीबॉडी कम होगी, क्योंकि भैया वो ग्लोबुलिन प्रोटीन ही है। बात समझ में, इम्यूनोग्लोबुलिन। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 47 का सेकेंड। ना चले आ जाओ 48। टाइप ए इम्यूनिटी टारगेट्स वायरस और पैरासाइट इन्फेक्टेड टिश्यू सेल्स, कैंसर सेल्स और ग्राफ्ट सेल्स. It can also lyse cells release chemicals that enhance inflammation. Here A refers to. Yes, very good. This is cell mediated immunity. ठीक है बेटा, तो सेल mediated immunity में ही ये जो है ये सारे काम हो रहे हैं, ये सारा मैकेनिज्म सेल mediated immunity का ही दिया हुआ है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 49, द इनएबिलिटी ऑफ द इम्यून सिस्टम टू डिस्टिंग्विश सेल्फ एंड नॉन सेल्फ एंटीजन रिजल्टिंग इन फिर से वही बात आ गई, ऑटो इम्यून डिजीज। चौथा ऑप्शन जो है यहाँ पे कंफ्यूजन मत रखना बेटा, सिसिड, SCID। SCID का फुल फॉर्म क्या है? सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी। अब किसी ने अगर ये आंसर कर दिया है या किसी ने यहाँ पे सेकंड ऑप्शन कर दिया है, तो देखो भाई इम्यूनोडेफिशिएंसी का मतलब होता है इम्यूनिटी वीक हो जाना, ठीक है। और ऑटो इम्यून डिजीज में क्या होता है, इम्यूनिटी वीक नहीं हो रही है, वहां पे हमारे इम्यून के सेल जो है वो हमारे अपने सेल पे अटैक कर दे रहे हैं, ये ऑटो इम्यून डिजीज, ऑटो इम्यूनिटी है, वहां इम्यूनिटी वीक नहीं होती। तो अगर किसी ने इम्यूनोडेफिशिएंसी कर दिया है तो समझ लो उसको, आंसर हो जाएगा फोर्थ, 49 का फोर्थ। 50 पे आ जाओ। द टर्म हेल्थ इज डिफाइंड इन मैनी वेज, द मोस्ट एक्यूरेट डेफिनेशन ऑफ द हेल्थ वुड बी। भाई ये तो क्वेश्चन जो है अभी स्टेटमेंट के फॉर्म में उधर मिला था, तो भाई बताओ, हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड इन अ बैलेंस्ड कंडीशन। हाँ ठीक है, अच्छी बात है, पर मज़ा नहीं आ रहा। WHO वाला हमें मज़ा चाहिए, WHO की डेफिनेशन चाहिए हमें, जो NCERT में भी हमारे बताई जा रही है। तो हेल्थ इज द रिफ्लेक्शन ऑफ अ स्माइलिंग फेस, नहीं भाई। ओके, तीसरा, हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। यस, यही तो NCERT की लाइन है, यही तो WHO कहते हैं। हेल्थ इज द सिंबल ऑफ इकोनॉमिक, नहीं भाई, आंसर हो जाएगा 3, ये तो वही एग्जैक्ट रिपीट है। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर हो जाएगा 3rd। ये हमारा हो गया खत्म, हमारा डिस्कशन बायो का, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। देखो भाई ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे तुम्हें, ये नीट में, नीट का जब एग्जाम होगा तो यही क्वेश्चन, इसी तरह के मिलते जुलते क्वेश्चन तुम्हें मिल जाएंगे। देख लो अब तुमने गलतियां कहाँ से की हैं, क्या की हैं, उन गलतियों को सुधार लो ताकि नीट में वो गलती ना करो। देखो टेस्ट देने का पर्पस ये नहीं होता कि तुम दूसरों से कंपटीशन कर रहे हो, तुम इकोलॉजी में पढ़े हो, कंपटीशन जब दो लोग करते हैं दोनों का नुकसान होता है। निगेटिव निगेटिव क्यों, डेट्रीमेंटल इफेक्ट पड़ता है। तो दूसरों से कंपटीशन करने के लिए टेस्ट मत दो, टेस्ट दो खुद को इम्प्रूव करने के लिए, खुद को इम्प्रूव करने के लिए टेस्ट दो। समझे क्या मतलब है इम्प्रूव करने का? जब टेस्ट दो तो दूसरा कितने मार्क्स ला रहा है, क्या कर रहा है, उसको मत देखो, तुम क्या कर रहे हो उसको देखो। तुमने क्या क्या गलतियां की हैं उस टेस्ट पेपर में, पढ़ने के बाद भी गलतियां हुई हैं, खूब मेहनत करने के बाद भी गलतियां हुई हैं, तो उन गलतियों को, जिस टॉपिक से वो गलतियां हुई हैं, उस टॉपिक को, उस पॉइंट को अपनी NCERT में या जो भी तुम्हारे नोट्स है, जहां भी तुम पढ़ते हो, रेड फ्लैग लगा लो, एक निशान लगा लो कि यहां से तुमने गलती की थी जब तुम टेस्ट में गए थे। तो जब भी रिवीजन करने बैठो तो उस पॉइंट का जहां से तुमने गलती की थी, ठीक है, वो तुमने निशान लगा रखा है। रिवीजन करने बैठोगे तो तुम्हें वो निशान से याद आ जाएगा कि यहां तुमने गलती की है पिछली बार। तो अब की तुम उसे ध्यान से पढ़ो और देखो, उसको एब्जॉर्ब होकर उसको समझने की कोशिश करो रिवीजन करते टाइम ताकि ये गलती दोबारा रिपीट ना हो। बात समझ में आई? इस तरीके से करते करते इतने सारे टेस्ट है तुम्हारे, हाँ इतने 50 जो है 1 अप्रोक्सीमेटली टेस्ट है, और ये सारे टेस्ट जब तुम दे लोगे तो अपने आप को तुम अपनी गलतियों को, अपनी कमियों को इतना कम कर सकते हो कि नीट में सेलेक्ट भी हो जाओ। लेकिन उसके लिए रेगुलरली ये काम करना ज़रूरी है।
बात समझ में आ रही है? तो रेगुलर टेस्ट देते रहो, सारे टेस्ट दो और खुद को इम्प्रूव करो। दूसरों से कंपटीशन नहीं, खुद से कंपटीशन करो कि तुम पिछली बार क्या थे और तुम इस बार क्या हो। बात समझ में आ रही है? दूसरों से मत करने जाओ, दूसरों से करने जाओगे तो जो है फिर वो तुम्हें निगेटिविटी ही घेरेगी, क्योंकि कभी ना कभी तुम्हारे नंबर जो है वो कम अगर हुए तो ऐसे लोग बड़ी जल्दी डिप्रेशन का शिकार होते हैं, दूसरों से कंपटीशन करने वाले। बात समझ में आ रही है? तो दूसरों से कंपटीशन मत करो, अपने मन को कंट्रोल करके अपने को इम्प्रूव करो। बात समझ में आ रही है? चलो ओके, थैंक यू।